नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो मिरर चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि इसमें छुपा है एक ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक गांव, एक पुरानी हवेली और एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दफन था, लेकिन अब वो राज खुलने वाला है। क्या आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव का नाम रामपुर। चारों ओर फैले खेत खलिहान, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों के चेहरे पर मेहनत की लकीरें। यहाँ के किसान दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन एक डर हर किसी के दिल में बसा था। हवेली का डर। गांव के ठीक बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसका नाम लेते ही लोगों की रूह कांप जाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली पहले ठाकुर रणवीर सिंह की थी, जो बेहद जालिम था। उसने गांव के किसानों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प ली थीं। कहते हैं एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। सुबह तक हवेली के सारे दरवाजे खुले थे, लेकिन ठाकुर कहीं नहीं था। न कोई शव मिला, न कोई सुराग। बस तभी से हवेली वीरान हो गई और वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। आज का रामपुर भले ही बदल गया था, लेकिन हवेली का डर अब भी वैसा ही था। गांव का हर शख्स जानता था कि कोई भी अगर रात में हवेली के पास गया तो लौट कर नहीं आया। बच्चों को रात में डराने के लिए माँ बाप कहते, सो जा, नहीं तो हवेली से कोई लेने आ जाएगा। लेकिन गांव के कुछ नौजवान इस बात को सिर्फ कोरी अफवाह मानते थे। उनमें से एक था अजय, पढ़ा लिखा, समझदार और अंधविश्वासों को चुनौती देने वाला। वो मानता था कि हवेली में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गर्मियों की वो रात, हवा बिल्कुल थमी हुई थी। आसमान में टिमटिमाते तारे भी जैसे किसी अनहोनी की आहट सुनकर सहम रहे थे। गांव के चौपाल पर कुछ नौजवान बैठे बातें कर रहे थे। चर्चा वही थी, हवेली का डर। अजय ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी कितने अंधविश्वासी हो। हवेली में कुछ भी नहीं है, बस एक पुरानी कहानी है जिसे बार बार दोहराकर सच बना दिया गया है। रवि, जो हमेशा अजय के खिलाफ बोलता था, ठहाका लगाकर बोला, अगर इतनी ही हिम्मत है तो आज रात हवेली में जाकर दिखा। सभी हंसने लगे, लेकिन अजय की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज रात मैं हवेली जाऊंगा, और अगर मैं सुबह सही सलामत लौट आया तो तुम सब मानोगे कि ये सब बकवास है। सभी ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रात गहराने लगी। गांव के लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन अजय, उसके कदम हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। किवाड़ पुराने थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा कंपन हो रहा था, जैसे कोई अंदर से हल्के हल्के धक्का दे रहा हो। अजय ने गहरी सांस ली और दरवाजा धकेल दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अजय हवेली के अंदर घना अंधकार था। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी चारों ओर फैली, धूल से ढकी दीवारें, जाले और टूटी फूटी लकड़ी की चौखटें सामने आ गईं। हवेली के भीतर घुसते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अजय ने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। कमरे खाली थे, लेकिन दीवारों पर धुंधले चित्र थे। एक तस्वीर पर उसकी नजर गई। एक रौबीला आदमी, बड़ी मूछें, लाल आंखें, हाथ में एक मोटी छड़ी। तस्वीर के नीचे फेरेद अक्षरों में लिखा था, ठाकुर रणवीर सिंह। अजय ठिठक गया। उसके कानों में एक धीमी सरसराहट गूंजने लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। शायद हवा की आवाज है, उसने मन ही मन सोचा और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था। वहां एक पुराना झूला टंगा था जो हल्के हल्के हिल रहा था। अजय के कदम ठिठक गए। उसने ध्यान से देखा, हवा बिल्कुल बंद थी, खिड़कियां जर्जर थीं, तो फिर झूला हिल कैसे रहा था? अचानक झूले की चेन चरमराई और झूला एक झटके से तेजी से हिलने लगा। अजय का दिल जोर से धड़क उठा। उसने टॉर्च झूले की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसके ठीक पीछे किसी के चलने की आहट हुई। अजय ने झट से घूमकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सिर्फ मेरा वहम है, वह खुद को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अजय के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि उसे लगा कोई उसके कंधे के पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। अजय के ठीक पीछे कोई था। उसकी सांसें तेज हो गईं। ठंडी हवा का एहसास उसके कानों के पास हुआ, जैसे किसी ने हल्के से फूंक मारी हो। दिल की धड़कन तेज होती गई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही पल, तू यहाँ क्यों आया है? एक फुसफुसाती आवाज अजय के कानों में पड़ी। वह घबराकर पीछे हटा, टॉर्च को इधर उधर घुमाया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसकी नजर जमीन पर गई।
धूल जमी थी, लेकिन वहां किसी के पैरों के निशान थे और वे निशान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अजय का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने तेजी से दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह झट से दरवाजे की ओर लपका, उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब हवेली के अंदर अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र हिलने लगे, छत से जाले झड़ने लगे और फिर ठक 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 सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। अजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। टॉर्च उठाकर उसने सीढ़ियों की तरफ रोशनी डाली। ऊपर से एक परछाई धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसका शरीर लंबा था, सिर थोड़ा झुका हुआ और हाथ असामान्य रूप से लंबे। अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन है वहां? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परछाई रुक गई। अचानक हवेली के चारों ओर भयंकर हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से पटपटाने लगीं। झूला अपने आप जोर जोर से हिलने लगा और तभी सीढ़ियों से एक जोरदार चीख सुनाई दी। अजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया। धड़ाम! दरवाजा खुल गया और वह लड़खड़ाते हुए बाहर गिर पड़ा। घुटनों के बल बैठा हांफता रहा। गांव अब भी वैसा ही था, शांत, अंधेरे में डूबा, लेकिन हवेली के अंदर अब भी सरसराहट हो रही थी। अजय ने एक आखिरी बार हवेली की ओर देखा। वहां दरवाजे के ठीक अंदर एक परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। हांफता हुआ गांव की ओर भागा। उसके कानों में अब भी हवेली की वह चीख गूंज रही थी। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। गांव पहुंचते ही वह सीधे चौपाल की ओर भागा, जहां उसके दोस्त बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अजय को पसीने से लथपथ और हांफते हुए देखा, सभी उठकर खड़े हो गए। रवि आगे बढ़ा। क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अजय की आवाज कांप रही थी। हाँ, हवेली में कुछ है, मैंने खुद देखा सुना। बच्चू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम सबको पहले ही मना किया था कि वहां मत जाना। अब तूने हवेली की शांति भंग कर दी है। अजय गुस्से में बोला, ये कैसी शांति काका? वहां कोई है। मैंने खुद सीढ़ियों पर एक परछाई देखी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, झूला हिल रहा था। बच्चू काका ने सिर झुका लिया। बाकी गांव वाले भी धीरे धीरे वहां जमा हो गए थे। तभी गांव के एक और बुजुर्ग, माधव काका, आगे आए और बोले, अब सच बताने का वक्त आ गया है। सभी चौंक गए। अजय ने माथे से पसीना पोंछा और पूछा, सच? कैसा सच? माधव काका गहरी आवाज में बोले, ठाकुर रणवीर सिंह का सच। सभी चुप हो गए। कुछ लोग तो थर थर कांपने लगे। आज से 30 साल पहले। माधव काका की आवाज में कंपन था। ठाकुर रणवीर सिंह गांव वालों पर जुल्म करता था, उनकी जमीनें हड़पता था, उनकी मेहनत की कमाई लूटता था, लेकिन सबसे बड़ी सजा उसने एक इंसान को दी, गुलाबो। अजय और बाकी लोग ध्यान से सुनने लगे। गुलाबो, जो इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके लिए श्राप बन गई। ठाकुर की नजर उस पर थी। जब गुलाबो ने इनकार किया तो ठाकुर ने उसे जबरदस्ती हवेली में कैद कर लिया। अब तक गांव की औरतें भी वहां आकर खड़ी हो गई थीं। माधव काका की आंखें गहरी यादों में डूबी थीं। एक रात गुलाबो की चीखें हवेली से आईं। पूरी रात उसकी चीखें गूंजती रहीं और फिर अचानक सब शांत हो गया। अगले दिन गुलाबो का कोई नामो निशान नहीं था। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गुलाबो को हवेली के कुएं में गिरते देखा था, लेकिन जब कुएं की तलाशी ली गई तो वहां कुछ नहीं था, ना शव ना कपड़े। बस तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। ठाकुर रणवीर सिंह भी उसी रात लापता हो गया था। अब तक वहां मौजूद हर शख्स सिहर चुका था। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या हवेली में गुलाबो की आत्मा है? माधव काका ने धीरे से सिर हिलाया। गुलाबो का बदला अभी अधूरा है। उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है और अब तूने उसकी शांति भंग कर दी है। अजय का गला सूख गया। गांव में सन्नाटा छा गया। दूर कहीं से एक उल्लू की आवाज आई। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और फिर हवेली की ओर से फिर वही चीख सुनाई दी। चीख की आवाज ने पूरे गांव में सिहरन पैदा कर दी। लोग सहमे हुए हवेली की ओर देखने लगे। अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। माधव काका ने धीरे से कहा, अब तूने हवेली की शांति भंग कर दी है अजय। गुलाबो अब शांत नहीं रहेगी। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब क्या होगा? माधव काका ने गहरी सांस ली। अब गुलाबो की आत्मा तुझे ढूंढेगी। अजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। गांव में मौजूद हर व्यक्ति उसकी ओर सहानुभूति भरी नजरों से देख रहा था। तभी गांव के तांत्रिक भैरवनाथ वहां पहुंचे। उन्होंने आते ही जमीन पर कुछ लकीरें खींची
और मुट्ठी भर भभूत हवेली की दिशा में फेंकते हुए मंत्र पढ़ने लगे। कुछ क्षणों तक माहौल शांत रहा, फिर अचानक हवा तेज हो गई, चारों तरफ धूल उड़ने लगी, गांव के कुछ बच्चे रोने लगे और फिर अजय। एक डरावनी अस्पष्ट आवाज हवेली से आई। अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, ये कौन है? भैरवनाथ ने तुरंत एक मुट्ठी भभूत अजय के सिर पर फेंकी और कहा, चुप रहो, ये तुम्हें बुला रही है। गुलाबों की आत्मा जाग चुकी है। माधव काका ने कांपते हुए कहा। गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने अपने घरों की ओर भागने लगे, लेकिन अजय अपनी जगह जड़ हो गया था। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। भैरवनाथ बोले, हमें हवेली जाकर गुलाबों की आत्मा से सामना करना होगा। अगर हम उसे श्राद्ध घिर चुकी थी। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी फूटी खिड़कियां हवा में चरमरा रही थीं, जैसे किसी अनदेखी ताकत के प्रभाव में हिल रही हों। चांदनी भी कुछ फीकी लग रही थी और आसमान में घने काले बादल उमड़ रहे थे। अजय, भैरवनाथ, माधव काका और गांव के कुछ बुजुर्ग धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रहे थे। गांव के बाकी लोग डरे हुए अपने घरों से झांक रहे थे। कोई भी इस रहस्यमयी हवेली के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भैरवनाथ ने चलते चलते कहा, याद रखना, कोई भी हवेली के अंदर अकेले मत जाना। गुलाबों की आत्मा छल करने में माहिर है। अगर कोई तुम्हें बुलाए तो उसकी आवाज पर मत जाना, चाहे वह कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे। अजय ने सिर हिलाया, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में उतरने लगी। अजय ने महसूस किया कि हवा भारी हो रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था, केवल टॉर्च की हल्की रोशनी जमीन पर। भीतर घुप अंधेरा था, पड़ रही थी, जिसमें धूल के गुबार उड़ते दिख रहे थे। अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। भैरवनाथ ने आगे बढ़कर जमीन पर एक रेखा खींची और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अजय, एक धीमी सुरीली लेकिन ठंडा आवाज गूंज अजय का दिल कांप गया। यह आवाज जाने थी, जैसे वह पहले भी इसे सुन चुका हो। भैरवनाथ ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। मैंने कहा था आवाज पर ध्यान मत देना। लेकिन तभी हवेली के अंदर किसी के पायल की छमछम सुनाई देने लगी। अजय और बाकी लोग स्तब्ध रह गए और फिर सीढ़ियों से एक सफेद साड़ी पहने महिला उतरती दिखी। उसके लंबे खुले बाल चेहरे पर झूल रहे थे। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें, वे कोयले की तरह काली और गहरी थीं। माधव काका कांपते हुए बोले, जी, गुलाबों की आत्मा अब सामने थी। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें नीचे गिरने लगीं। गुलाबों ने धीरे से सिर उठाया और अजय की ओर देखा। तू यहाँ क्यों आया है? उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि अजय के रोंगटे खड़े हो गए। भैरवनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी गुलाबों की आत्मा ने चीख मारी और पूरी हवेली हिल उठी। गुलाबों की चीख इतनी भयानक थी कि अजय के कान सुन्न पड़ गए। हवेली की दीवारें थरथरा उठीं और जमीन पर रखी धूल हवा में उड़ने लगी। भैरवनाथ ने झट से एक तांत्रिक डोरी निकालकर अजय के हाथ में बांध दी। ये रक्षा सूत्र तुझे बचाएगा, लेकिन ध्यान रखना, गुलाबों तुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। भैरवनाथ ने चेतावनी दी। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसके पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी। माधव काका बुदबुदाए, गांव के इतिहास में पहली बार कोई गुलाबों की आत्मा से सीधे आमना सामना कर रहा है। तभी गुलाबों आगे बढ़ी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसके पैरों के नीचे से जमीन नहीं दिख रही थी, मानो वह हवा में तैर रही हो। अजय ने कांपती आवाज में कहा, जी, गुलाबों, तू आखिर चाहती क्या है? गुलाबों मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई मानवता नहीं थी। इंसाफ। उसका शब्द सुनते ही हवेली की छत से काली राख गिरने लगी। अजय ने ऊपर देखा। छत पर बड़े बड़े पंजों के निशान उभर रहे थे। भैरवनाथ जोर से बोले, गुलाबों, तेरा समय पूरा हो चुका है। अगर तेरा दिल दुखी है तो बता, तुझे क्या चाहिए? गुलाबों की आंखों से लाल आंसू टपकने लगे। उसकी आवाज गहरी और दर्द से भरी थी। साहूकार ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे इस हवेली में मार दिया गया और मेरी आत्मा इस अन्याय से मुक्त नहीं हो सकी। अजय हक्का बक्का रह गया। माधव काका ने कांपती आवाज में कहा, यही तो हमने सुना था, लेकिन किसी को पता नहीं कि असली सच क्या है। गुलाबों की आत्मा एक झटके में हवा में लहराई और अचानक अजय के बेहद करीब आ गई। उसकी बर्फ सी ठंडी सांसें अजय के चेहरे पर पड़ रही थीं। अगर तुम सच में इंसाफ चाहते हो तो जाओ, गांव के सबसे पुराने कुएं में देखो।
वहां तुम्हें मेरा सच मिलेगा। इतना कहकर गुलाबों की आत्मा जोर से चीखी और हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। पूरी हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई। भैरवनाथ ने अजय का हाथ पकड़कर कहा, चलो हमें जल्दी से गांव के कुएं तक जाना होगा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक जोरदार हंसी हवेली में गूंज उठी। गुलाबों की आत्मा उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। अजय और भैरवनाथ ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हवेली के अंदर अब एक गहरा अंधेरा छा गया था और ठंडी हवा के झोंकों ने माहौल को और भयावह बना दिया था। हमें यहां से निकलना ही होगा, नहीं तो गुलाबों की आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, भैरवनाथ ने चिंतित स्वर में कहा। अजय ने चारों ओर देखा। दीवारों पर धुंधली आकृतियां उभरने लगी थीं, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें घूर रही हो। माधव काका जमीन पर गिर पड़े थे, उनका शरीर कांप रहा था। तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट हुई। अजय ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। ऊपर की मंजिल से एक परछाई धीरे धीरे नीचे आ रही थी। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, लेकिन तभी वह परछाई पूरी तरह प्रकट हुई। गुलाबों की आत्मा। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। कहां जा रहे हो अजय? उसकी आवाज गूंज उठी। अजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भैरवनाथ ने जमीन पर गंगाजल छिड़कते हुए कहा, हमें जाने दे गुलाबो, तेरा सच अब सामने आएगा। गुलाबो जोर से हंसी। सच? सच इतना आसान नहीं होता तांत्रिक। तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा, जमीन हिलने लगी। अचानक अजय को एक अजीब एहसास हुआ। उसे लगा कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है, कुएं में मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। अजय कांप गया। उसने भैरवनाथ को देखा, लेकिन वे मंत्र पढ़ने में मग्न थे। गुलाबों की आत्मा आगे बढ़ी और बोली, अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, हवेली के अंदर जहां मेरा अंतिम राज छिपा है। अजय असमंजस में पड़ गया। क्या वह गुलाबों की बात मानकर हवेली के अंदर जाएगा या फिर गांव के कुएं तक जाकर सच्चाई की तह तक पहुंचेगा? तभी हवेली की जमीन फटने लगी। गुलाबों ने चीखकर कहा, चुनाव करो अजय, सच या मौत। गुलाबों की आत्मा की चीख ने पूरे माहौल को और भयावह बना दिया। हवेली की जमीन धीरे धीरे फट रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे निगलने की कोशिश कर रही हो। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भैरवनाथ ने तेजी से एक तांत्रिक डोरी निकालकर अजय की कलाई पर बांध दी। यह रक्षा सूत्र तुझे बुरी आत्माओं के प्रभाव से बचाएगा, लेकिन याद रख, तेरा निर्णय ही तेरे भाग्य का फैसला करेगा। अजय ने घबराई नजरों से गुलाबों की आत्मा को देखा। मैं सच जानना चाहता हूं, लेकिन तू मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रही है? गुलाबों की आंखों में जलते अंगारों जैसी चमक उभरी, क्योंकि सच केवल वही जान सकता है जो मरने के लिए तैयार हो। तभी हवेली के चारों ओर से जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। माधव काका जमीन पर गिर पड़े, उनका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। गुलाबों, हमें जाने दे, भैरवनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ा। गुलाबों की आत्मा जोर से हंसी। जाओ, लेकिन याद रखना, कुएं में जो मिलेगा वो तुम्हारी आत्मा को चैन से जीने नहीं देगा। अचानक दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया। अजय और भैरवनाथ ने बिना कोई समय गंवाए बाहर की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, गांव के आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। गांव के लोग डरे हुए अपने अपने घरों से झांकने लगे। कुछ बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। हवा में किसी के फुसफुसाने की ध्वनि गूंज रही थी, सच मत खोलो, कुआं मत देखो। अजय ने हिम्मत जुटाकर गांव के कुएं की ओर देखा। कुएं के चारों ओर सूखे पत्ते बिखरे थे और पानी पूरी तरह काला दिख रहा था। भैरवनाथ ने कुएं के चारों ओर मंत्रोच्चार करते हुए गंगाजल छिड़का। तभी कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। अजय कांप उठा। उसने झांककर कुएं के अंदर देखा, और जो दिखा उसने उसकी रूह कंपा दी। कुएं के पानी में गुलाबों का चेहरा झलक रहा था, लेकिन वह केवल चेहरा नहीं था, वह कोई और भी था। अजय की आंखें फटी रह गईं। कुएं के काले पानी में गुलाबों का चेहरा झलक रहा था, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे एक और चेहरा उभर रहा था। बड़ी लाल आंखें, झुर्रियों से भरा डरावना चेहरा और काली छायाओं से घिरा हुआ। अजय ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। गुलाबो, यह कौन है? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। तभी कुएं से एक भीगी हुई घिसटती हुई आवाज आई। तूने सच जानना चाहा था ना, तो अब देख। और भुगत, अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद हड्डी जैसा हाथ निकला और बिजली की तेजी से अजय की कलाई पकड़ ली। अजय ने जोर से चीखी,
लेकिन भैरवनाथ पहले ही हरकत में आ चुके थे। उन्होंने अपने कमंडल से गंगाजल निकाला और कुएं के अंदर फेंक दिया। वोम क्लीन काल भैरवाय नमः। जैसे ही गंगाजल कुएं के पानी से टकराया, अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। हवा अचानक और ठंडी हो गई। कुएं के अंदर का पानी जोर जोर से उबलने लगा। अजय की कलाई छूट गई और वह लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। गुलाबों की आत्मा कुएं के ऊपर प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब दर्द और क्रोध दोनों थे। इस कुएं में सिर्फ मेरा सच नहीं छिपा, यहाँ वो बुराई भी दफन है जिसने मुझे इस हालत तक पहुंचाया। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार जारी रखा। गुलाबो, अगर तू सच में मुक्त होना चाहती है तो बताओ वो कौन था, किसने तेरा जीवन नष्ट किया। गुलाबों की आत्मा जोर से कांपने लगी। हवाओं में गूंज उठी, साहूकार और उसका राजदार। माधव। अजय और भैरवनाथ दोनों चौंक गए। माधव काका। अजय अविश्वास में बड़बड़ाया। पीछे खड़ा माधव काका अब कांप रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है, ये सब झूठ है। लेकिन तभी हवाओं में एक और आवाज गूंजी, झूठ या अधूरा सच। गुलाबों की आत्मा अचानक आगे बढ़ी और माधव काका के ठीक सामने आ गई। अब तेरा भी समय पूरा हुआ माधव। हवाओं ने जोर से करवट बदली और कुएं से एक विशाल अंधकार निकलकर माधव काका की ओर बढ़ने लगा। माधव ने जोर से चीख मारी, लेकिन क्या अब कोई उसे बचा पाएगा? माधव काका जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में भय था और शरीर बुरी तरह कांप रहा था। हवाओं में गूंजती गुलाबों की आत्मा की हंसी और कुएं से उठता काला धुआं सबको डराने के लिए काफी था। बचाओ, मुझे बचाओ, माधव काका ने चीख कर कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुलाबों की आत्मा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठी और उसकी आंखें लाल होने लगीं। कुएं से उठती स्याही जैसी काली ऊर्जा माधव काका की ओर बढ़ रही थी। तेरी सजा तुझे मिलनी ही थी माधव। गुलाबों की आवाज में दर्द और क्रोध दोनों थे। अजय स्तब्ध खड़ा सब देख रहा था। भैरवनाथ ने जोर से मंत्रोच्चार किया, बॉम क्री काली कालिकाय नमः। तभी जैसे ही गंगाजल की कुछ बूंदें माधव काका पर पड़ी, उन्होंने एक दर्दनाक चीख मारी। उनका शरीर झटके खाने लगा और उनके मुंह से काले रंग का धुआं निकलने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सच बताऊंगा, मुझे मत मारो। माधव काका जोर जोर से चिल्लाने लगे। गुलाबों की आत्मा रुकी। हवाएं एक पल के लिए शांत हो गईं। तो बता, मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ क्या हुआ था? गुलाबों ने धीमी मगर भारी आवाज में पूछा। माधव काका की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, मैंने और साहूकार ने मिलकर तेरे साथ धोखा किया था। तुझे जबरदस्ती इस हवेली में बुलाया और फिर तुझे कुएं में धकेल दिया। हम नहीं चाहते थे कि तू साहूकार की असलियत किसी को बताए। गुलाबों की आत्मा जोर से चीखी, तूने मुझे मार दिया, मेरी आत्मा को तड़पने के लिए छोड़ दिया। माधव काका जमीन पर रेंगते हुए भैरवनाथ के पैरों में गिर पड़े। मुझे बचा लो महाराज, मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं। लेकिन भैरवनाथ ने सिर झुका लिया। अब तेरा निर्णय गुलाबों की आत्मा करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। अचानक हवेली की दीवारें थरथराने लगीं। चारों ओर से भूतिया सायों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। गुलाबों की आत्मा ने हाथ उठाया और माधव काका की ओर इशारा किया, अब तुझे भी वही दर्द महसूस करना होगा जो मैंने सहा था। तभी कुएं के पानी से एक विशालकाय काला हाथ निकला और बिजली की तेजी से माधव का की टांगों को जकड़ लिया। नहीं, मुझे छोड़ दो। माधव काका ने चीखी, लेकिन काले हाथ ने उन्हें घसीट लिया। उनका शरीर हवा में उठा और सीधा कुएं के अंदर चला गया। चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। अजय और भैरवनाथ ने एक दूसरे की ओर देखा। गुलाबों की आत्मा अब शांत लग रही थी। मुझे न्याय मिल गया, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। गुलाबों की आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगी और देखते ही देखते वह आसमान में समा गई। हवाओं में उसकी अंतिम आवाज गूंजी, अब इस हवेली का आतंक समाप्त हो गया। लेकिन याद रखना, हर पाप का हिसाब होता है। और फिर हवेली के चारों ओर सन्नाटा छा गया। क्या यह सच में अंत था या अभी कुछ बाकी था? गुलाबों की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। हवेली शांत थी, लेकिन अजय के मन में अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सच में यह अंत था या अभी कुछ बाकी था। भैरवनाथ ने कुएं की ओर देखा। अब वहां का पानी स्थिर हो चुका था, मगर अंधेरे की एक हल्की छाया अब भी पानी की सतह पर तैर रही थी। हवेली का आतंक समाप्त हो गया, लेकिन यह जगह अब भी अशुद्ध है। भैरवनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अजय ने धीरे धीरे हवेली की ओर कदम बढ़ाया। वहां की दीवारों पर अब भी पुराने समय की कहानियां दर्ज थीं। गुलाबों की दर्दनाक चीखें, साहूकार की निर्दयता और माधव का पाप। जैसे ही अजय ने हवेली के दरवाजे को छुआ, अचानक एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। अजय, रुक जा, भैरवनाथ ने जोर से पुकारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
दरवाजा जोर से खुला और हवेली के अंदर का अंधकार अजय को निगल गया। चारों ओर घना अंधेरा था। अजय ने अपने चारों ओर देखा। वह अब हवेली के अंदर था, लेकिन यह हवेली अब वैसी नहीं थी जैसी कुछ देर पहले दिख रही थी। यह जगह पूरी तरह से धुंध से घिरी हुई थी। कहां आ गया मैं? अजय ने खुद से बुदबुदाया। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अजय। अजय ने झटके से मुड़कर देखा। वहां सामने गुलाबो खड़ी थी, मगर यह गुलाबो की आत्मा नहीं थी। यह वही गुलाबो थी जैसी वह जीवित अवस्था में थी। गुलाबी साड़ी में, कलाई में चूड़ियां और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। तू तो मुक्त हो गई थी। अजय की आवाज लड़खड़ा गई। गुलाबो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। न्याय अधूरा है अजय, एक और राज बाकी है। अजय का शरीर ठंडा पड़ गया। क्या मतलब? गुलाबो की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें गहरी हो गईं और हवा में एक अजीब सा कंपन होने लगा। सिर्फ साहूकार और माधव नहीं, कोई और भी था जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। कोई ऐसा जिसे मैंने सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा था। अचानक हवेली की दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। कहीं से बच्चों की हंसी गूंजने लगी, लेकिन उस हंसी में एक अजीब सा डरावना एहसास था। अजय के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। कौन था वो? गुलाबो ने धीरे से उसकी आंखों में झांका और धीरे धीरे फुसफुसाई, तेरा अपना। अजय की धड़कन रुक गई। कौन? तभी हवेली के दरवाजे के बाहर भैरवनाथ जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। अजय बाहर निकल, ये जगह तुझे अंदर खींच रही है। अजय ने खुद को संभाला और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास पहुंचने की कोशिश की, फर्श के नीचे से दो सफेद हाथ निकले और उसकी टांगें पकड़ लीं। अजय जोर से चीखा, भैरवनाथ बचाइए मुझे। भैरवनाथ ने गंगाजल हवा में छिड़का और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक हवेली जोर से हिलने लगी और एक काली परछाई अजय को पीछे खींचने लगी। अजय ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और किसी तरह बाहर कूद गया। हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर से एक भयानक चीख गूंजी, तू सच्चाई से भाग नहीं सकता अजय, तेरा भी हिसाब बाकी है। अजय जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। भैरवनाथ ने उसे उठाया और गहरी आवाज में बोले, अब यह साफ हो गया है कि इस हवेली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ और है जो अब भी अंधेरे में छुपा हुआ है। अजय ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। हवेली के एक टूटी खिड़की में एक काली परछाई अब भी खड़ी थी, जो उसे देख रही थी। अजय की धड़कनें अब भी तेज थीं। उसने भैरवनाथ की ओर देखा, जो चिंतित मुद्रा में खड़े मंत्र बुदबुदा रहे थे। हवेली अब शांत दिख रही थी, मगर अजय को महसूस हो रहा था कि वहां अब भी कुछ बचा हुआ था, कोई ऐसा जो अब तक सामने नहीं आया था। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, अजय, अब हमें सच का सामना करना होगा। हवेली की आत्माएं मुक्त नहीं हुई हैं, बल्कि उन्होंने तुझसे कुछ कहना चाहा, लेकिन तू समय रहते वहां से बाहर आ गया। अजय को भैरवनाथ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन गुलाबों की आत्मा तो मुक्त हो गई थी। फिर यह सब क्यों? भैरवनाथ ने कुछ दूरी पर पड़े माधव काका के बचे हुए कपड़ों को देखा। उनकी देह कुएं में समा चुकी थी, मगर उनकी आत्मा का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि जिसने गुलाबों को मारा था वह सिर्फ माधव काका और साहूकार ही नहीं थे, कोई और भी था जिसने सबसे बड़ा विश्वासघात किया। अजय की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। तो क्या यह हवेली अब भी श्रापित है? भैरवनाथ ने आंखें बंद की और कुछ देर तक मंत्र जाप करते रहे। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, श्रापित नहीं, इस हवेली में अब भी किसी की आत्मा फंसी हुई है। कोई ऐसा जिसने गुलाबों के साथ धोखा किया, मगर उसका राज कभी सामने नहीं आया। अजय की आंखों के सामने अचानक गुलाबों की बात याद आ गई। तेरा अपना? किसका नाम लेने वाली थी गुलाबो? अजय ने खुद को संभाला और दृढ़ता से कहा, हमें इस सच को जानना होगा। मैं इस हवेली में फिर से जाऊंगा। भैरवनाथ ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। अगर तू अंदर गया तो यह आखिरी बार होगा। वहां से बचकर आना आसान नहीं होगा अजय। लेकिन अजय अब ठान चुका था। रात का तीसरा पहर, हवेली के भीतर हवा में हल्की सर्दी थी। अजय और भैरवनाथ ने हाथ में जलते हुए दिए लिए और धीरे धीरे हवेली में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी नमी भरी गंध महसूस हुई, मानो वहां कोई बहुत पहले से इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, हवेली की दीवारों पर हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। आगे तो मैं। अजय ने दिए की लौ को तेज करने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक ठंडी लहर हवेली में दौड़ गई और दिया बुझ गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अजय ने कंपाती आवाज में कहा, भैरवनाथ, आप यहीं हैं? कोई जवाब नहीं आया। अजय ने इधर उधर देखा, लेकिन भैरवनाथ कहीं नहीं थे। अजय, अचानक हवा में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी,
गुलाबों की आवाज, मगर अब की बार उसमें दर्द नहीं था बल्कि एक अजीब सा क्रोध था। अजय का शरीर सुन्न पड़ गया। तभी हवेली के ठीक सामने की दीवार पर एक छाया उभरने लगी। ये छाया किसी आदमी की थी। अजय ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तू कौन है? छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और तभी अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो छाया गुलाबों के पति की थी, गुलाबों की आत्मा को मुक्त होने से रोकने वाला उसका अपना पति था। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली की दीवारों से कई काले हाथ निकलने लगे और अजय को अपनी ओर खींचने लगे। अब तेरा हिसाब बाकी है, अजय। दीवारों पर अंधकार गहरा होने लगा और हवेली की हिलती दीवारों के बीच अजय की चीखें गूंज उठीं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। हवेली की दीवारों से निकले काले हाथ अजय को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, मुझे छोड़ दो। अजय ने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जैसे जैसे वह बचने की कोशिश कर रहा था, हाथ और मजबूत होते जा रहे थे। अब तेरा भी हिसाब होगा, अजय। यह आवाज गुलाबों के पति की थी, वही आदमी जिसने गुलाबों के साथ धोखा किया था। अजय की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। गुलाबों का पति, जो गांव का सम्मानित आदमी था, जिस पर कभी किसी ने शक नहीं किया था, उसने गुलाबों से प्यार का दिखावा किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसके धन और सौंदर्य को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जब गुलाबों को यह सच पता चला तो उसने विरोध किया और बदले में अपने ही पति के हाथों मौत का शिकार हो गई। लेकिन अगर गुलाबों का पति मर चुका था तो उसकी आत्मा अब तक मुक्त क्यों नहीं हुई थी? अजय का संघर्ष। अजय ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उन काले हाथों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे और जकड़ते जा रहे थे। तभी ओम क्लीम महाकालाय नमः भैरवनाथ की जोरदार आवाज हवेली में गूंजी। अचानक हवेली की दीवारों पर फैला अंधकार थोड़ा पीछे हट गया। भैरवनाथ जलता हुआ दीपक लेकर हवेली के अंदर आए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थीं। दुष्ट आत्मा, तेरा खेल अब खत्म होने वाला है। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल हवेली के फर्श पर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें गिरीं, काले हाथ तड़पने लगे और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अजय जमीन पर गिरा पड़ा था। उसने थकी हुई आवाज में कहा, गुलाबों का पति, उसने ही यह सब किया था। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और अब इसकी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा, वरना यह हवेली कभी शांत नहीं होगी। गुलाबों का अंतिम न्याय। अजय और भैरवनाथ हवेली के अंदर उस कक्ष में पहुंचे जहां गुलाबों की हत्या हुई थी। वहां का वातावरण अब भी ठंडा और रहस्यमय था। अचानक दीवारों पर खून की लकीरें उभरने लगीं और हवेली के बीचों बीच गुलाबों की आत्मा प्रकट हुई। मैं अब भी यहाँ कैद हूँ, क्योंकि जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती थी उसी ने मुझे सबसे गहरा घाव दिया। गुलाबों की आवाज में दर्द और गुस्सा था। तभी सामने घने अंधकार में से गुलाबों का पति प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। तू कभी मुक्त नहीं होगी गुलाबो, तू मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेगी। भैरवनाथ ने जोर से कहा, तेरा पाप अब और नहीं चलेगा। भैरवनाथ ने मंत्रों का जाप शुरू किया और गंगाजल गुलाबों के पति की आत्मा पर छिड़क दिया। वह जोर से चीखा और उसकी काली परछाई कांपने लगी। गुलाबों ने आगे बढ़कर अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से चीख मारी, आज तू भी उसी दर्द को महसूस करेगा जो मैंने सहा था। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं और गुलाबों के पति की आत्मा जलने लगी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने आखिरी बार चीख मारी और हवेली के फर्श में समा गया। शांति का आगमन। अचानक हवेली में सब कुछ शांत हो गया। अंधेरा छट चुका था। गुलाबों की आत्मा ने अजय और भैरवनाथ की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह शांति थी। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और फिर एक हल्की रोशनी के साथ गुलाबों की आत्मा हवेली से निकलकर आकाश में विलीन हो गई। अस्वीकरण। डिस्क्लेमर, यह कहानी एक काल्पनिक रचना है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां पूर्ण रूप से काल्पनिक हैं। यदि इनका किसी भी व्यक्ति, समुदाय, स्थान या वास्तविक घटना से कोई समानता होती है तो यह मात्र संयोग माना जाए। हम अंधविश्वास, कुरीतियों या किसी भी प्रकार की अवैज्ञानिक मान्यताओं को बढ़ावा नहीं देते। यह कहानी केवल रहस्य, रोमांच और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कृपया इसे केवल एक साहित्यिक कृति के रूप में लें।